हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, तो फिर हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए राजद्रोह कानून को क्यों ढो रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक निर्णय लिया और राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून पर फिर से विचार नहीं कर लेती है, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। 162 साल के इतिहास में पहली बार इसके इस्तेमाल पर कोर्ट ने रोक लगाई है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राजद्रोह क्या है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा है। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखकर या बोलकर नफरत फैलाता है या फिर ऐसे ही किसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्र चिन्हों का अपमान करता है, संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर वो किसी भी देश विरोधी संगठन का, चाहे वो अनजाने में संबंध रखता हो या फिर ऐसे ही किसी संगठन का किसी भी तरीके से सहयोग करता हो, तो ये भी राजद्रोह में ही आता है। राजद्रोह एक गैर जमानती क्राइम है। इसमें 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना होता है और पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाता है और कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया वो था राजद्रोह। एक आपने सुना होगा देशद्रोह। दरअसल राजद्रोह और देशद्रोह दोनों में ही अंतर होता है। जहां राजद्रोह शासन के खिलाफ किया गया आचरण है, तो वहीं देशद्रोह राष्ट्र के खिलाफ है। दूसरे शब्दों में आप यूं समझ सकते हैं कि राजद्रोह विधि द्वारा स्थापित सरकार, उसकी नीतियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ असंतोष की भावना फैलाने से है, जबकि देशद्रोह राष्ट्र के प्रति असम्मान, राष्ट्र की एकता अखंडता के विरुद्ध किया गया कार्य, राष्ट्रीय संस्कृति और एकता को पूरी तरह से नकारना है। राजद्रोह कानून कब और क्यों लाया गया था? इंग्लैंड में राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में अधिनियमित किया गया था, क्योंकि वहां के कानूनविदों का मानना था कि सरकार और साम्राज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार या टिप्पणी सत्ता के लिए हानिकारक हो सकती है। भारत में राजद्रोह कानून की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में वहाबी आंदोलन से हुई थी। यह एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। 1837 में मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग ने कानूनी मसौदा तैयार किया था, जिसमें धारा 113 में राजद्रोह संबंधी कानूनी प्रावधानों को रखा गया था। 1860 में जो आईपीसी बनी तब इस धारा को बाहर रखा गया। 1870 में धारा 113 को हटाकर राजद्रोह संबंधी कानूनी प्रावधानों को धारा 124A के तहत रखा गया। बाद में इसको और ज्यादा व्यापक कर दिया और इसमें नफरत और अवमानना को भी जोड़ दिया गया। आपको पता है अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब अंग्रेजों को अपनी सत्ता जाने का डर लगने लगा, तो अंग्रेज राजद्रोह कानून को भारत में लेकर आए ताकि वो धारा 124A का इस्तेमाल कर हमारे देशभक्तों को सजा दे सके। इसके अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाना दंडनीय अपराध था, लेकिन इंडियन फ्रीडम फाइटर को कौन रोक सकता था? उन्होंने तब भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखी। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो देश ब्रिटेन इस कानून को लेकर आया था, उसने अपने देश से साल 2009 में इसे समाप्त कर दिया। राजद्रोह कानून को लेकर एक सवाल उठता है कि हमें अगर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी है, तो फिर राजद्रोह कानून की क्या जरूरत है? ये राजद्रोह कानून हमारे फंडामेंटल राइट को सीमित करता है। गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ बोलना राजद्रोह थोड़ी ही है। अब हम राजद्रोह से रिलेटेड मामलों का इतिहास देखते हैं। राजद्रोह का सबसे पहला केस 1891 में अखबार निकालने वाले संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस पर दर्ज किया गया, क्योंकि इन्होंने वीकली जर्नल में यंग इंडिया नाम से एक आर्टिकल लिखा था जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया और उन्हें 18 महीने कारावास की सजा दी गई। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक पर एक बार फिर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अखबार केसरी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के पक्ष में लिखा। मोहम्मद अली जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक के लिए वकालत की, लेकिन उन्हें 6 साल की सजा दी गई। इसके बाद में 1916 में बाल गंगाधर तिलक पर फिर एक बार राजद्रोह का केस दर्ज किया गया, लेकिन इस बार मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें बचा लिया। 1922 में महात्मा गांधी पर राजद्रोह का आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी राज के विरोध में 3 लेख लिखे थे। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं जानता हूं कि इस कानून के तहत कई महान लोगों पर मुकदमा चलाया गया है और इसलिए मैं इसे स्वयं के लिए सम्मान के रूप में देखता हूं। इसके बाद में 18 मार्च 1922 को उन्हें 6 साल की सजा दी गई, लेकिन 2 साल बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को राजद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दी गई। 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124A के दायरे को बहुत ही सीमित कर दिया था। यह स्वतंत्र भारत की किसी अदालत में राजद्रोह का पहला केस था। बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने हेतु भाषण देने का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह में नहीं गिना जाएगा। राजद्रोह कानून तभी लगेगा जब उनके कार्य की वजह से व्यापक हिंसा हुई हो। आपको सरकार की आलोचना करना और उनके खिलाफ बोलने का पूरा हक है। 1995 में बलवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल नारेबाजी किए जाने से ही राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। 2010 में विनायक सेन पर भी नक्सल विचारधारा फैलाने का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने इन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 2012 में तमिलनाडु सरकार ने कुडनकुलम परमाणु प्लांट मामले पर विरोध करने वाले 7,000 ग्रामीणों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था, जिनमें से कुछ हैं हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, SAR गिलानी, अरुंधति रॉय, अखिल गोगोई और पत्रकार मंजीत मेहता। अगर हम भारत में पिछले कुछ सालों में राजद्रोह के केस देखें तो सन 2014 में 58 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन दोषी पाया गया केवल एक। ठीक उसी प्रकार से ये 2015, 16, 17, 18 और 19 के आंकड़े हैं। 2020 में 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिसमें से केवल 33.3% लोग दोषी पाए गए थे। अब बात करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार राजद्रोह के कानून पर फिर से विचार नहीं कर लेती है, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई भी नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा है कि राजद्रोह के आरोप से संबंधित सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। वे लोग जिन पर अभी राजद्रोह के केस चल रहे हैं या फिर जो लोग जेल में हैं, वो जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं और ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि आरोपी को जमानत देनी है या फिर नहीं देनी है। इसके अलावा मान लो कि अगर कोई नया केस दर्ज हो जाता है तो फिर वो आरोपी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ में निचली अदालत में जा सकता है। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को केवल स्थगित किया है, इसकी कानूनी वैधता अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है और सच कुचलना राजहट है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।